नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में खरीदी धान पर हो रही सियासत को लेकर। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इस कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। छत्तीसगढ़ सरकार पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने धान खरीदी पर 1000 करोड़ रुपए पर पानी फेरने का आरोप लगाया है। मीडिया से बात करते हुए महंत ने कहा, खरीफ फसल 2023 में धान की खरीदी के समय बीजेपी की सरकार आ चुकी थी, लेकिन समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई संपूर्ण धान की मिलिंग न करने और रखरखाव में लापरवाही से करोड़ों का धान जो है वो सड़ गई है। क्या है पूरा मामला, एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स पर और समझते हैं। धान क्यों खींचती है सियासत का ध्यान, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर महंत ने लगाए गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ में धान पर घमासान क्यों, सियासत का सेंटर पॉइंट धान और किसान। धान के इर्द गिर्द घूमती रही है सियासत। सियासी फिजा में तैर रहे भ्रष्टाचार के आरोप। धान को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप तैर रहे। विपक्ष ने धान के रखरखाव में धांधली का आरोप। 1000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आंकड़े किए पेश। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सरकार ने समर्थन मूल्य पर जो धान खरीदा है, न ही उनकी बिलिंग कराई गई है, न ही रखरखाव किया गया है, न ही उसकी सुरक्षा की गई है, जिसमें 1000 करोड़ से भी ज्यादा की हानि हुई है। खरीफ फसल 2023 की धान खरीदी के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक धान की खरीदी हुई, जिसमें 144,92,000 मैट्रिक टन धान सरकार की ओर से खरीदा गया था। क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। लगभग 1000 करोड़ से भी ज्यादा का भ्रष्टाचार हो गया है और हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि ये किसान से संबंधित है, जो छत्तीसगढ़ का बैकबोन है, और लापरवाही में कहें कि भ्रष्टाचार की नियत से कहें, ये होता रहा है, हो गया कि समर्थन मूल्य पर जो हमने धान खरीदी, हमने यानी सरकार ने उसकी मिलिंग कराने, उसकी सुरक्षा और उसके रख रखाव में लगभग 1000 करोड़ से भी ज्यादा की हानि हुई है। और ये मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की या विष्णुदेव साय की, जैसा कि कहते हैं, न तो उन्होंने संपूर्ण धान को खरीदा, न उन्होंने पूरे धान की मिलिंग कराई। कांग्रेस ने धान के नुकसान का जिलेवार डेटा जारी किया है, जिस पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने विधानसभा के समय पहले भी कानून व्यवस्था को लेकर आरोप लगाए थे, तब भी सरकार ने पिछली सरकार और विष्णुदेव साय सरकार के आंकड़े सामने रख दिए थे। क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। भैया कोई मुद्दा है नहीं ना, तो कुछ भी कहना है, किसी भी विषय को बतंगड़ बनाना है। मैं तो कह रहा हूं आपसे, वहां पर नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा था कि कोई भी 6 महीना चुन लीजिए भूपेश जी की सरकार का, तो मैंने वही 6 महीना चुना जो इस सरकार के 6 महीने थे। और उसी 6 महीने जनवरी से जून 21, जनवरी से जून 22, जनवरी से जून 23 और जनवरी से जून 24 की बात मैंने कही थी। वो आंकड़े आज भी मेरे पास हैं, आपको मैं भी उपलब्ध करा देता हूं। अगर आंकड़ों की ही बात करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें। इसलिए मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि ऐसे भ्रम फैला करके राजनीति नहीं करनी चाहिए। जन सेवा की राजनीति होनी चाहिए, लोगों को भ्रमित करके राजनीति नहीं करनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर और भी सुदृढ़ होगा आने वाले समय में, इसमें संशय नहीं है भैया। चलिए, हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं, फिर इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आलोक सोनी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष यादव, प्रवक्ता कांग्रेस। गंगेश द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। आलोक जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है और विपक्ष का कहना है कि धान के रखरखाव में धांधली का आरोप है और 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, क्या कहेंगे इस पर आप?
नवजीत जी, सभी पैनलिस्ट को, वरिष्ठ पत्रकार को मेरा नमस्कार। जी। देखिए, कांग्रेस की जो राजनीति है वो उसका स्तर जो है वो स्तरहीन होता हुआ चला जा रहा है। दिन प्रतिदिन जो सत्ता जाने का जो दुख है वो उनके नेताओं के चेहरे पर, उनकी वाणियों से और लोगों को बरगलाने और गुमराह करने के रूप में सामने आ रहा है। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जिन आंकड़ों की बात नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी कर रहे थे। ठीक है, उनमें से पहले आंकड़े की बात करूं कि ये अभी तक उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने या कांग्रेस ने समर्थन मूल्य पे धान खरीदा, तो बता दो कि केवल 12.83%, मतलब लगभग 13% धान कांग्रेस ने अपने शासनकाल में पिछले वर्ष में खरीदा था। बाकी का सारा धान भारतीय जनता पार्टी ने 3100 रुपए के मूल्य पर कांग्रेसों से खरीदा है, सॉरी किसानों से खरीदा है। पहली बात। दूसरी बात कहना चाहूंगा कि रिकॉर्ड 144 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है छत्तीसगढ़ में, जो अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। पिछले 5 वर्षों को भी यदि मैं काउंट कर दूं कांग्रेस शासन काल के, तो लास्ट जो उपार्जित धान थे वो थे 80, 83, 92, 97 और 107। तो हमने सबसे ज्यादा धान किसानों से खरीदा है। दूसरी बात मैं करता हूं, उन्होंने कहा कि कस्टम मिलेगी हुई और धान खराब हो रहा है, तो बता दूं मैं कि 144 मीट्रिक टन धान जो है वो कस्टम मिलिंग के लिए जा चुका है, जिसका 70% जो है कस्टम मिलिंग करके राइस मिलर्स ने हमारे पास शासन के पास जमा कर दिया, जो भी अभी तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। दूसरी बात का तीसरी एक और उन्होंने जो आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के शासन पर में, एक सूखे की बात करी कि धान का उठाव नहीं हुआ है और इतने धान जो है वो उस एरिया में रखे हैं। तो मैं उसके बारे में भी आंकड़ा आपके पास प्रस्तुत करना चाहूंगा कि 144 लाख मीट्रिक धान में से 99.71% धान जो है वो सभी खरीदी केंद्रों से, उपार्जन केंद्रों से लिया जा चुका है। केवल 0.041 लाख मीट्रिक टन धान जो अनुमानित, जिसकी राशि वो 1000 करोड़ बता रहे हैं, तो 90 करोड़ के आसपास की राशि है, वो सूखे में है। सूखा धान क्या होता है पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा। सुखद किसे कहा जाता है? जब सरकार धान खरीदी करती है तो पूरी तरह से जो धान है वो सरकार तक नहीं पहुंचती, कुछ धान वेस्ट होता है, खराब होता है, और उसके बाद जो परसेंटेज एक निकलता है। तो मैं पिछले 5 वर्षों का डेटा शेयर करना चाहूंगा आपसे कि जब कांग्रेस का शासन आया 19-20 में 1.74% धान जो है वो शासन के पास पहुंचा नहीं, सुखद के रूप में खराब हुआ, जिसकी अनुमानित रकम जो थी, जी सुन लीजिए पूरी बात। फिर 20-21 में लगभग 2.7%, मतलब लोग लगभग 2.94%, 3%। तो 300 से 500 करोड़ के आसपास का धान इन्होंने खराब किया। और इस वर्ष जो सिर्फ पॉइंट जो प्रतिशत में यदि आप लेकर के जाते हैं तो देखिए 0.30% के आसपास बैठेगा ये। चलिए आलोक जी, आपको रोकना चाहूंगी 1 मिनट। आलोक जी, आपको रोकना चाहूंगी। आशीष जी, आपके पास आएंगे। बेबुनियाद, हाँ जी, बेबुनियाद आरोप लगा के जनता को बरगलाने का काम नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। जी चलिए ठीक है, आशीष जी आपके पास आएंगे। बेबुनियाद आरोप कांग्रेस यहाँ पर लगा रही है, ऐसा कहना है आशीष जी का। देखिए, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो डेटा जारी किया है, उस डेटा को जिलेवार डेटा भी जारी किया गया है कि कितने धान नहीं खरीदे जा सके। आपको मैं बताना चाहूंगा, संग्रहण केंद्रों से 21,77,470 क्विंटल धान उठाया नहीं जा सका, जो कि नष्ट हो गया, और जिसकी कुल कीमत जो लगाई जा रही है वो 1000 करोड़ रुपए है। और उसी बात आशीष जी वो पिछले 5 वर्षों का आंकड़ा है, ये आंकड़ा गलत है आपके पास। सर मेरी बात कंप्लीट हो गई। आलोक जी पहले आशीष जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आपके पास आएंगे। जी आशीष जी। ठीक है, जिलेवार किस जिले में 15,000, किस जिले में 16, किसमें 21, किसमें 35,000, ये पूरा डेटा जारी किया गया है। अगर ये डेटा गलत है तो विजय शर्मा जी साफ स्पष्ट रूप से ये क्यों नहीं कहते नजर आ रहे हैं कि हमने पूरा दान उठा लिया है, ये डेटा गलत बता रही है कांग्रेस, ये सब झूठ बोल रही है कांग्रेस, ऐसा बोले। वो कह रहे हैं कि भ्रमित किया जा रहा है, मुद्दों को भटकाया जा रहा है। पहले कानून व्यवस्था में भी मुद्दों को नहीं भटकाया जा रहा था। हमने देखा आदिवासी छात्र की हत्या होते रायपुर में, हमने देखा है कि किस तरीके से बलौदा बाजार
थूक दिया गया और प्रशासन बैठा गया। लेकिन ये तो बात फिर वही मुद्दे से भटकाने की आलोक जी जिम्मेदार रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसमें बताया गया है कि 1,44,90,000 मेट्रिक टन धान खरीदी की गई थी, जिसमें से अभी तक 4,16,410 क्विंटल का उपग्रहण नहीं किया गया और 21,77,000 जो है नष्ट हो चुका है, जिसकी कीमत निकाली गई है और जिलेवार बताया गया है। इस पे स्पष्ट जवाब दे दे, इसमें घुमा फिरा कर बात करने की बात क्या है इसमें। चलिए ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। गंगेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। बीजेपी की बात कर ली जाए, कांग्रेस की बात कर ली जाए, दोनों ही अपने आंकड़े लेकर यहाँ पर बैठे। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इन आरोपों में आखिर कितनी सच्चाई है, क्योंकि पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप ही लगाते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। पर वाकई में देखिए, जो धान खरीदी की प्रक्रिया है उसमें थोड़ी सी चूक हुई है। मुझे लगता है चुनाव की प्रक्रिया भी एक बड़ा काम रहा होगा। इसके पहले लगभग विगत 6-7 वर्षों से 5 साल का भाजपा कांग्रेस सरकार का कार्यकाल और उसके पहले 1-1.5 साल और एक अधिकारी आई थी ऋचा शर्मा मैडम, उन्होंने व्यवस्था को निश्चित किया था, धान खरीदी की व्यवस्था को। उन्होंने क्या किया था कि जो धान खरीदी केंद्र है वहीं से डायरेक्ट डीलर्स को आदेश कर दिया था कि आप कहीं पर रखेंगे नहीं, सीधे वहीं से आप उठा के कस्टम मिले के लिए धान ले जाएंगे। मुझे लगता है इस बार खासतौर पर चुनाव के वक्त ही डीलर्स गड़बड़ानी शुरू हुई थी और उनका कहना यह था कि इनको पेमेंट समय पे नहीं मिल रहा है, तो वो जो डिले होना शुरू हुआ है, मुझे लगता है वहीं से मिलर्स जो है धान का उठाव करना कम किए हैं और उसी का परिणाम रहा है कि संग्रहण केंद्रों में और धान उत्पादन केंद्रों में बड़े पैमाने पर, जैसा कि आंकड़ा जारी के करीब 1,000 करोड़ का धान अगर सच्चाई है इसमें, अगर 1,000 करोड़ का धान सड़ गया है बारिश में, तो वास्तव में बहुत नुकसानदायक और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इतनी होनी चाहिए। और ये जब व्यवस्था बन चुकी है उस व्यवस्था को संचालित कराना था व्यवस्थित ढंग से, तो वो व्यवस्था अगर नहीं चल पाई है तो इस पर काल मुख्यमंत्री जी को रिएक्शन में चाहिए। खाद्य मंत्री है, खाद्य मंत्री को तत्काल सक्रिय हो जाना चाहिए, वहां पर ये एक तरह की गलतियां रह गई है और जहां पर भी व्यवस्था हो तत्काल इसको उठा की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि जो भी धान अभी बचा हुआ है, बारिश तो गई हुई है, बारिश को कोई भी धान इतना भी आप कैप और लगा लीजिए, खुले मैदान में कोई धान है तो निश्चित तौर पर बढ़ेगा ही, कोई इसको बचा नहीं सकता। ये व्यवस्था साल करनी पड़ेगी, कि तो जो बचा हुआ धान वो भी खराब हो जाएगा, बारिश होनी चाहिए। जी आलोक जी। जी वही मैं कहना चाह रहा हूँ नवजीत जी, कांग्रेस के प्रवक्ता जो नेता प्रतिपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं, जो प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उसकी सच्चाई पे भी जाना चाहिए। वो डेटा भी यहाँ पर विभागीय स्तर पर डेटा हमें मिला है, तो टोटल जो अभी पिछले 5 वर्षों का जो नुकसान है वो है 1,082 करोड़ रुपए। वो कैसा नुकसान, मैंने आपको बताया शुरुआत में कि वो धान जो है वो खराब हो जाता है, सुखद के रूप में जिसको माना जाता है, वेस्टेज आप कह सकते हैं धान खरीदी में। वो टोटल उसकी वैल्यू 1,082 करोड़ की है, जिसमें से लास्ट वर्ष का जो टोटल है 90 करोड़। इसका मतलब 1,000 करोड़ का नुकसान स्वयं कांग्रेस ने किया पिछले 5 वर्षों की धान खरीदी में। और आरोप लगा रहे हैं वो छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे, जो वर्तमान में पिछले 8 महीने से शासन पे आई है। तो मतलब आप एक आरोप लगा रहे हैं तो उसके पीछे में एक डेटा होना चाहिए आपके पास में, और उसकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। एक और बात कर रहा हूं मैं, कांग्रेस के कार्यकाल में 25 रुपए की धान खरीदी की गई, 25 रुपए की धान में, और 1100 रुपए में नीलाम किया गया। ये घाटा किसने किया, क्यों किया गया इस तरह से कि 2500 में धान खरीदी करके आप 1100 में नीलामी कर रहे हैं? और बता रहा हूँ कि किसानों को कीचड़ों में जा करके धान खरीदी केंद्र में अपने धान बेचने पड़े, बारदाने की व्यवस्था नहीं थी। 50 से 60 रुपए में बारदाना दिया जाता था उनको, सरकार 50-60 रुपए में बारदाना उपलब्ध कराती थी। और आज पिछले वर्ष जब धान खरीदी हुई तो पूरी सुविधा के साथ में किसानों ने अपने धान को बेचा है। टोकन की व्यवस्था नहीं थी कांग्रेस शासन में, वो सारी व्यवस्था की गई, बायोमेट्रिक सिस्टम लगाए गए हैं। तो ये नेता प्रतिपक्ष जो है ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि किसानों का रकबा क्यों कम कर दिया गया। आज किसानों का रकबा बढ़ा और हमने जो धान खरीदी वो रिकॉर्ड तो 144 लाख मेट्रिक टन हमने धान खरीदी की है। मुझे जो ऐसा लगता है मोहित जी कि लगातार जो है कांग्रेस शासन के अन्य नेता अभी फिलहाल खबरों में भरे हुए थे और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी खबरों से हट चुके थे, इसीलिए वो केवल खबरों में बने रहने की इस तरह की भ्रामक जानकारी बता रहे हैं। और
लेकिन जनता को आलोक जी गुमराह वहीं करें। अगर बात कर ली जाए तो ये मुद्दा भी उठाता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है कि बिलिंग नहीं कराई गई है सही से और ना ही रख रखाव सही से किया गया। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जी नहीं, पूरा 144 लाख मीट्रिक टन जो है कस्टम मिलिंग के लिए जा चुके हैं। इसके बारे में प्रमुखता प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पूरे आंकड़ों के साथ में जारी की गई है, और जिसका 70% जो है वो कस्टम मिलिंग हो करके वापस शासन के पास भी आ चुके हैं। एक और बात बता दूं कि हमने जो वहां पर केंद्र शासन को जो हम जमा करते हैं धान, पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस ने 23 लाख मीट्रिक टन, 26 लाख, 22 लाख, 32 लाख मीट्रिक टन धान केंद्र शासन के पास जमा किया था, और हमने 44 लाख मीट्रिक टन धान अब तक जमा किया जा चुका है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कांग्रेस जो है फिलहाल मुद्दाविहीन हो चुकी है। चलिए ठीक है और आशीष जी, खबर में बने रहने की स्थिति चलिए से ठीक गुजारा है करें। ठीक है आलोक जी आशीष जी के पास आना चाहेंगे। आशीष जी, कांग्रेस मुद्दाविहीन हो चुकी है, खबरों में आने के लिए इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा ही हास्यात्मक बयान लगता है ये मुझे, क्योंकि कांग्रेस लगातार 8 महीनों में जिन मुद्दों को उठाते हुए आ रही है और जिन मुद्दों पर बात कर रही है उस पर सरकार पूरी तरह से गिरती हुई नजर आ रही है। चाहे आप कानून व्यवस्था की बात कर लें, चाहे आप बिजली बिल की बात कर लें, सारे मुद्दों पर सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। आपने देखा कि हमने पिछले समय में क्या क्या चीजों पर हम चर्चा करते हुए आए हैं। और एक बात बताइए, ये कह रहे हैं, मुझे एक बात का जवाब दे दे सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या फिर विजय शर्मा जी ये बात ऑथेंटिक रूप से आके प्रेस के सामने कह रहे हैं कि क्या कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलर धान उठा रहे हैं, धान खरीदी कर रहे हैं? इनका कह रहे हैं कि पूरा कर लिया गया। ये 2 सितंबर 2024 के हिसाब का डेटा है। अभी 2 सितंबर को हुए 3 दिन हुए, 3 दिन के अंदर ये सब कैसे हो चुका है? अगर ये बात है तो विजय शर्मा जी इस पर जवाब देते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? कांग्रेस मुद्दा ये कह रहे हैं और यहाँ पर ये लाठीचार्ज करते हैं बेगुनाहों के ऊपर। एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं तो एक कार्यकर्ता मुद्दे को भड़काने वाली बात है। यही बात मैं बार बार कहता हूँ कि कांग्रेस के पास में तथ्यों की राजनीति नहीं है, आंकड़ों की राजनीति नहीं है। वो जो भी बात करते हैं वो केवल हवा हवाई बातें हैं, और हवा हवाई बातों से लोगों को भटकाने की कोशिश और जनता को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। इसीलिए बार बार उन्हें नाकामी हासिल होती है। विधानसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव तक नाकामी हासिल हुई, और आने वाले निगम चुनाव में भी देखिएगा बहुत बड़ी हार मिलेगी यहाँ पर निकाय पार्टी। अगर इसको जो जनता को सही मुद्दा ना देकर के गलत मुद्दों से गुमराह करने की कोशिश की जाएगी तो यही हासिल होने वाला है। क्यों छात्रों पर लाठी बरसाई जा रही है? बिजली बिल बढ़ा हुआ आपने जो हाथ के और उसको फिर से क्यों बढ़ा दिया? आपने बेरोजगारी भत्ता क्यों रोक दिया? आपने जो है धान चना गुड़ चना बेरोजगारी भत्ता का वादा कांग्रेस शासन काल में किया गया था, और क्या निभाया आपने? आप जनता ने आपको देखा है समक्ष में कैसे लोगों ने पीएससी घोटाला करके नौजवानों का हक छीना, तो इससे जनता ने देखा है इतने घोटाले किए गए, खनिज के घोटाले किए गए, चावल की बात कर रहे हैं, कस्टम मिलिंग में कैसे घोटाला किया जिसकी आज तक के चलिए राइस मिल वसूली की गई कस्टम मिलिंग के लिए। आलोक जी आपको रोकना चाहेंगे? एसपी कार्यालय को, किसी कलेक्टर कार्यालय को जला दिया जाए और उसके बाद भी गृह मंत्री अपना इस्तीफा दे। इसमें भी चलिए, जो है विधायक किस दिख रही है। आशीष जी आपको भी रोकना चाहेंगे। गंगेश जी आपके पास आना चाहेंगे। यहाँ पर आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। वहीं जिस तरीके से बीजेपी का कहना है कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दाविहीन है, आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है, बिजली बिल की बात कर ली जाए या फिर घोटालों की बात कर ली जाए तो लगातार जो है विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर होता हुआ नजर आता है कहीं ना कहीं। निश्चित तौर पर मुद्दाविहीन तो नहीं है कांग्रेस, क्योंकि जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वाकई जेन्युइन है। ये धान खरीदी का मुद्दा भी काफी जेन्युइन है। जो रिपोर्ट आ रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई अलग अलग मीडिया वालों ने भी अपनी सक्रियता दिखाई है, अलग अलग मीडिया से अभी जो रिपोर्ट आना शुरू हुई है मीडिया में, तब ये बात समझ में आ रही है कि धान खरीदी पिछली बार हुई थी उसमें कस्टम मिलिंग को लेकर जो डिले हुआ है उसका असर ये दिखाई दे रहा है। और हो सकता है आंकड़ा 1000 करोड़ से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, अनुमानित आंकड़ा है, लेकिन नुकसान तो है उसमें। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी लगातार इसमें कांग्रेस ने इसके पहले हमलावर रही, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। बड़ौदा कांड ऐतिहासिक कांड, मतलब पहली बार हमने तो अपने जीवन में इतनी बड़ी घटना छत्तीसगढ़ में देखी, एसपी और कलेक्टर के दफ्तर को आग लगा दी गई हो। ये निश्चित तौर पर क्योंकि सत्ता में भाजपा बैठी है तो भाजपा को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अगर कोई घटना घटती है इससे जो भी कारण हो, तत्कालीन जवाबदारी तो सरकार की होगी, सरकार से सवाल किया जाएगा। तो ये व्यवस्थागत चीजें हैं।
भूपेश बघेल जी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ संघीय संगठनों को जो आरोप है कि उनके साथ बदतमीजी हुई, उसका उनके विरुद्ध शांतिपूर्ण विरोध करने वालों को जेल में डाला गया, इस तरह की जो अभी लगातार जो लाइन की बातें आ रही हैं, तो उसको लेकर कांग्रेस लगातार मुद्दा उठा रही है और सही मुद्दा उठा रही है, तो दो पत्नी है। और उसमें ऐसा नहीं कि भाजपा खामोश बैठी, भाजपा ने सुधार कर दी। भाजपा लगातार खासतौर पर नक्सली फ्रंट बहुत अच्छा काम कर रही है। जिस तरह से तेजी से कार्रवाई शुरू नक्सलियों के खिलाफ, इससे ऐसा लगने लग गया है कि वो दिन दूर नहीं, साल 2 साल में अगर इसी स्पीड से काम चलता रहा तो छत्तीसगढ़ जो है नक्सली स्वरूप हो सकती है, इसकी संभावना दिखनी शुरू हो गई। ये संभावना पहले कभी इसके पहले नजर नहीं आती थी। अभी जो जिस तरह से मान में घुस के नक्सलियों के हमले हो रहे हैं और कार्रवाई हो रही है, वो एक अच्छा स्टेप है सरकार का। तो दूसरा एक बात मैं ये कहना चाहूँ कि अभी जो नई सरकार बनी तो पूरी तरह से अभी खड़ी भी नहीं हुई, अभी 3 मंत्रियों की कमी है। अभी विजय अग्रवाल जी एक सीनियर मंत्री थे, उसको सांसद बना दिया गया। 2-3-4 महत्वपूर्ण विभाग हैं जो मंत्री विहीन है अभी, और है मंत्री विहीन तो नहीं, फिर भी मतलब सीएम साहब के पास जिम्मेदारी है, लेकिन उसके पास और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अगर बड़े विभागों में अगर स्वतंत्र मंत्री की रहेगा तो कहीं न कहीं उसके कामकाज पर असर पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सरकार की अभी पूरी तरह से पटके नहीं आई है, 7-8 में नहीं हुए हैं। कांग्रेस समय से पहले हमलावर हो गई है। अगर हम तुलना करें पिछले कार्यकाल की, तो भाजपा कम से कम 2 साल तक बिल्कुल कोई हमलावर नहीं थी। बीच में कोरोना का पीरियड भी आया था, एक अलग मैटर है, लेकिन 2 साल 3 साल का समय दिया था भाजपा ने कांग्रेस को। अंतिम के साल भर में भाजपा सक्रिय हुई थी, और सारे जो भी उस दौर पे मतलब 3 साल में जो घपले घोटाले हुए, जो उनको लगा, जो आरोप उनको लगा, वो सारी चीजों को उठाकर सक्रिय हुई थी। मुझे लगा थोड़ा सा भाजपा को इसका वेटेज मिलना चाहिए, लेकिन क्योंकि सामने भी नगर निकाय चुनाव है, उसका ग्राम पंचायत का चुनाव है, तो कांग्रेस कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो जीत हासिल करना बहुत कठिन है, अभी जनता के बीच अपनी जगह बनाना बहुत कठिन है। इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस सही मुद्दा उठा रही है, और अच्छे पक्ष की निशानी है ये कि वो मुद्दे को उठा रही है, और अच्छे मतलब सत्ता पक्षियों में सत्ता पक्ष इसलिए तारीफ करूंगा, सत्ता पक्ष भी उसको पॉजिटिव दे रही है और उस पर एक्शन हो रहा है। एक अच्छा तालमेल चल रहा है। मुझे लगता है कि इस तरह का मुद्दे उठते रहना चाहिए और सत्ता पक्ष कार्रवाई करते रहे, इसलिए सुधारते चले जाए, और इससे बेहतर और क्या हो सकता है किसी राज्य के लिए, राज्य की जनता के लिए। चलिए ठीक है, आलोक जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लोकसभा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस एक बार फिर से सक्रिय होती हुई नजर आ रही है, और जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस मुद्दाविहीन है, गंगेश जी ने भी बताया कांग्रेस मुद्दाविहीन नहीं है, लगातार मुद्दे उठाती रही है जो जनता से जुड़े हुए हैं। जी नवजीत जी, देखिए एक होता वो मुद्दा जो आपको छत्तीसगढ़ में आपको जनता ने एक विपक्ष और मजबूत विपक्ष दिया है, विपक्ष रूप में चुना है, तो आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप छत्तीसगढ़ की जनता के हित का सोचे और ऐसे मुद्दों को छत्तीसगढ़ की जनता के सामने रखे जो उनका हित पूर्ति कर सके। और आप ऐसे मुद्दा भी बात करेंगे और केवल ऐसे भ्रामक प्रचार करेंगे तो उससे कोई हल होने वाला नहीं। असली कारण इन सब चीजों का यही है कि जो कांग्रेस पार्टी वो झटकों से उभर ही नहीं पाई है। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे सत्ता पाने के बाद में किसानों से किए वादे को कंप्लीट किया, 3100 में धान खरीदी की, महतारी वंदन में 1000 रुपए प्रति महिला देना शुरू कर दिया, और उसकी वजह से लगातार दोनों चुनाव में, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी, क्योंकि वो किसान हितैषी आम जनता हितैषी कार्य किए हैं, इसलिए कांग्रेस को भूखी खानी पड़ी। और आप सामने क्या है, कांग्रेस को नजर आ रहा है कि निगम का चुनाव है, तो किस तरह से भ्रामक स्थिति पैदा की जाए कि जनता को लगे कि नहीं सारा कुछ जो सही चल नहीं रहा है। तो ये जो कसमोकस है, प्लस उनका अपना चंद्रमान जी का भी मैंने बताया कि उनको अपने खुद की भी एक व्यक्तित्व लड़ाई है खुद कांग्रेस के अंदर। भूपेश बघेल जी का नाम चल रहा है, खबरों में बने हुए हैं, वीरेंद्र यादव जी खबरों में बने हुए हैं, तो कैसे मैं अपने आप को खबरों में रखूं, ये एक उनकी तरकीब है। कहीं ना कहीं ये सब चीजें नजर आ रही, जनता देख रही, आम जनता के नजर में सारी कुछ है। लेकिन विष्णुदेव साय की सरकार जो है आम जनता के हित में काम कर रही है, और जो जनता की भलाई के लिए होगा वो उस पर निर्णय जो है वैसे ही लेते रहेगी। चलिए ठीक है, आशीष जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है कि नगर निकाय चुनाव आगे आने वाले हैं, इसको लेकर जनता को भ्रमित करने की कांग्रेस यहाँ पर कोशिश करती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे जल्दी से संक्षिप्त में? देखिए, नगरीय निकाय चुनाव एक अलग मुद्दा है, और जिन मुद्दों को कांग्रेस उठा रही है उन मुद्दों में चाहे गाय का मुद्दा हो या बात करें कि ये देवेंद्र यादव की बात करें, देवेंद्र यादव के लिए लोग सड़कों पर हैं, सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। कोई नगर निगम चुनाव वाली बात नहीं। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन आज से नहीं, पिछले 20 सालों से बहुत अच्छा रहा है।
और इस बार भी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहेगा। चुनाव की बात नहीं है, चुनाव वोट से आगे बढ़कर अगर राजनीति की बात करें, लोगों के मुद्दों की बात करें, तो ये देखने मिल रहा है कि जो जेन्युइन मुद्दे हैं वो कांग्रेस पार्टी उठाते आ रही है। चाहे बिजली बिल का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाकूबाजी का मुद्दा हो, और बलौदा बाजार वाला मुद्दा हो, बेमित्रा ब्लास्ट का मुद्दा हो, सारे मुद्दों को जो हमने उठाया है वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जनता के जीवन को इफेक्ट करने वाले मुद्दे हैं। मेरा तो भारतीय जनता पार्टी और विष्णुदेव साय की सरकार को यही संदेश है कि कृपया करके सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने की कोशिश करें। विपक्ष आपका साथ देगा, अन्यथा हम सड़कों पर उतरेंगे और लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। चलिए ठीक है गंगेश जी, आपका रुख करेंगे। चलते चलते अंतिम क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते हुए नजर आ रहे, आपसे जानना चाहेंगे कि विपक्ष देखा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार मुद्दों को उठाते हुए नजर आ रहा है, और आगे आने वाले नगर निकाय चुनाव पर इसका कितना असर पड़ सकता है? निश्चित तौर पर कांग्रेस अपने सक्रिय पक्ष की भूमिका में है, और इस बार हालात कुछ अलग हैं। पिछली बार देखिए क्या हुआ था कि पिछली बार 500 के जरिए अध्यक्ष और महापौर चुने गए थे। इस बार व्यवस्था बदल गई है। इस बार डायरेक्ट फाइट होगी, चाहे महापौर हो या पालिका का अध्यक्ष सीधे में चुना जाएगा, तो उनको लेकर अपनी तैयारी करनी है। इसके अलावा जो कारपोरेटर्स हैं, मतलब ये यूथ का चुनाव है, मेरे हिसाब से नगरीय का चुनाव यूथ का चुनाव है। 70% यूथ रहते, 30% गाइड करने की रहते हैं। तो इसमें जो जितना मेहनत करेगा, जितनी पॉपुलैरिटी हासिल करेगा, जितने मुद्दे उठाएगा, जनता के बीच जाएगा, जनता तभी तो कुछ नहीं मानेगी हाँ ये हमारे बीच का व्यक्ति है और हमारी बातों को जनता के पीछे रख रहा, मतलब सत्ता पक्ष के सामने रख रहा है और हमारी समस्याओं को हल कर रहा है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस अच्छी भूमिका में है, अपनी विपक्षी भूमिका निभा रही है, और मुझे लगता है इसका फायदा मिलेगा। और वहीं भाजपा भी पीछे नहीं है, भाजपा भी लगातार हमलावर है, क्योंकि जहां पे कांग्रेस की पहली सरकार है वहां भटक लोग पीछे नहीं है। रायपुर शहर का देख लीजिए, लगातार भाजपा यहाँ के महापौर पे हमला कर रही है, भाजपा के नेता लगातार मुद्दे उठा रहे हैं। तो इस तरह ये जो कुल मिला के जनता के लिए भी अच्छा अवसर है, कौन किस तरह से बेहतर तरीके से हमारी बातों को सामने रख रहा है, कैसे हमारे मसलों को सॉल्व करा रहा है, और सही विकल्प चुनने का अवसर भी जनता को मिलेगा। जो बेहतर कैंडिडेट लगेगा उनको, चाहे वो भाजपा को चाहे कांग्रेस का हो, उसको चुनेगी। जी बिल्कुल। चलिए आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार सरकार पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत कहीं ना कहीं आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उनका कहना है कि धान खरीदी पर 1000 करोड़ रुपए पर पानी फेरने का सरकार ने काम किया है। मीडिया से बात करते हुए महंत ने कहा है कि खरीफ की फसल पर धान की समय पर जब जो बीजेपी सरकार आ चुकी थी तब समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई थी, लेकिन उसके बाद मिलिंग न करने और रखरखाव में लापरवाही कर करोड़ों का धान सड़ गया था, जिसके चलते करोड़ों का अगर बात कर ली जाए तो घोटाले का भी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात कर ली जाए तो सत्ता पक्ष का कहना है कि कांग्रेस मुद्दाविहीन है, ध्यान भटकाने के लिए ये आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। चलिए न्यूज आर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज आर के साथ। नमस्कार।